स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल: घुटनों को एक साथ रखकर अंतरंग बातचीत करना। अरे वे क्या कर रहे हैं? जब द्वंद पहले ही खत्म हो चुका है तो वे अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? मुझे मत बताओ कि वे एक दूसरे से प्यार में पड़ रहे हैं, आहन ने अधीरता से कहा। द्वंद युद्ध के बीच में कोई भी जानबूझकर अपने परिवेश में तत्व कणों के वितरण को महसूस नहीं करेगा। इसके अलावा अधिकांश समय किसी क्षेत्र में एलिमेंट कणों के वितरण को सटीक रूप से निर्धारित करने के लिए एक विशेष इक्विपमेंट आवश्यक था। ऐसा लगता है शायद वे पहले से ही वीचैट में अपने संपर्कों का आदान प्रदान कर रहे हैं। बेवकूफ़ जापानी लोग वीचैट का उपयोग नहीं करते हैं, तब नंबरों का आदान प्रदान करना ठीक है। वे कितना समय ले रहे हैं इसे देखते हुए शायद उन्होंने आज रात के लिए कमरे का नंबर भी तय कर लिया है। सूर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मेघना उन आदमियों को घूर रही थी जो अमित्र भाव से भद्दे विचार कर रहे थे। उसने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ले ली और अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ समय बाद आखिरकार दोनों अलग हो गए। अलग होने का मतलब था कि चाहत अपनी सीट पर लौट आई। उसने अपने गुरु सलाहकार तेगामी को द्वंद हारने के लिए माफ़ी मांगते हुए प्रणाम किया। सलाहकार तेगामी ने कहा, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपने अपने प्रतिद्वंदी को कमतर आंका। चाहत, क्या आप वास्तव में उसे मार्गदर्शन दे रहे थे? मैं क्षेत्र में फायर एलिमेंट कणों को असामान्य रूप से व्यवहार करते हुए महसूस कर सकता हूँ। लायकराम, जिन्हें वास्तव में एक अनुभवी मैजिशियन थे, ने कहा। हाँ, चाहत ने कहा। क्या इसका मतलब वह? लायकराम शब्द होते हुए बोले। उसने तुरंत अपनी नजरें आदर्श पर जमा दी। चीनी टीम में से किसी ने पहले ही उनके डोमेन की जांच कर ली थी। चीन में सचमुच बहुत सारी प्रतिभाएं थी। एक यादृच्छिक बच्चा जो ठग की तरह व्यवहार कर रहा था, उसने पहले ही इतना प्रभावशाली कल्टीवेशन लेवल हासिल कर लिया था। वो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि क्या राष्ट्रीय टीम को वेनिस में चीनी टीम के खिलाफ मौका मिलेगा। जापानी दल के प्रतिनिधि ट्रेनिंग भवन के द्वारपाल नियुक्त किए गए विद्यार्थियों से अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि यह बताना मुश्किल था कि टीम में किसी ने उनके डोमेन की जांच की थी या नहीं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह हमारे लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी बन सकता है, जापानी कमांडर ने फुसफुसाते हुए कहा जब उसने चाहत को अपनी सीट पर लौटते देखा। वे उसे मैजिशियन के महत्व से स्पष्ट रूप से अवगत थे, जिसने उनके डोमेन को अवेक किया था। डोमेन वाला कोई व्यक्ति हमेशा विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों में से एक होता था। चाहत ने उत्तर दिया, मैंने केवल वही किया जो एक शिक्षक को करना चाहिए। मंच पर आदर्श ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। उसकी भूरी पुतलियों के पीछे ज्वलंत चमक टिमटिमा रही थी, जो जल्द ही उसके आत्मविश्वास भरी निगाहों के पीछे छिप गई। यह अफसोस की बात थी कि वह डोमेन को तुरंत अवेक करने में विफल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि आदर्श को पता था कि इस चीजें अप्रत्याशित थी। कम से कम उसने पहला स्टेप उठाया था जिसके बारे में कई एडवांस मैजिशियनों को भी पता नहीं था। उसका मानना था कि अगर वह आज की तरह मजबूत विरोधियों से लड़ना जारी रखेगा, जिससे उसे अपनी छिपी हुई क्षमता को खोजने में मदद मिलेगी, तो यह केवल कुछ ही समय की बात होगी जब वह अपना डोमेन अवेक कर लेगा। जब ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से क्षमता में महारत हासिल कर लेगा। डोमेन अविश्वसनीय था और भले ही वह थोड़े समय के लिए ही इसका प्रभाव महसूस कर पाया, आदर्श को अपनी इच्छानुसार फायर एलिमेंट को नियंत्रित करने में सक्षम होने की भावना स्पष्ट रूप से याद थी। ऐसा महसूस हुआ जैसा उसका मैजिक अब निश्चित स्टार पैटर्न, स्टार ऑर्बिट, स्टार कॉन्स्टेलेशन तक ही सीमित नहीं था और वह पूरी तरह से अपने दिमाग से मैजिक करने में सक्षम था। तुमने कौन से स्पेल का प्रयोग किया? तुमने खुद को आग कैसे लगाई? गगन ने पूछा जब आदर्श को नीचे मंच से उतरते देखा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ? मेरे पास कई अन्य तरकीबें हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए मुझे परेशान न करें। आदर्श ने अहंकार पूर्वक उत्तर दिया। बहुत बढ़िया आदर्श,
आपने एक शिक्षक को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया। ये अविश्वसनीय है। जियांग ने आदर्श के पास आया और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए कहा, कौन सा शिक्षक, कौन सा प्रशिक्षक? आदर्श ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई। वह जापानी महिला एक छात्र के बजाय एक प्रशिक्षक थी। आप एक शिक्षक के साथ द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, आहन ने कहा। अरे क्या तुम गंभीर हो? आदर्श हंस पड़ा। वो तो मैं हूं ही, अन्यथा क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक जापानी छात्रा उसके जितनी मजबूत होंगी? आदर्श ने वेद की ओर देखा, जिसने थोड़ा सिर हिलाया और उससे कहा, वह प्रशिक्षक मुझसे भी अधिक मजबूत है और मुझे लगता है कि वह अभी भी द्वंद्व में पीछे थी। अरे जापान में सचमुच बहुत सारे अजीब लोग हैं। वो महिला बहुत छोटी दिखती है, वह एक प्रशिक्षक कैसे है? आदर्श ने कहा। दूसरे विचार में चाहत वास्तव में एक छात्र बनने के लिए बहुत मजबूत थी। जिस तरह से उसने अपने एडवांस स्पिलों का उपयोग किया और बेसिक और इंटरमीडिएट स्पिलों पर उसका नियंत्रण स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि वह एक अलग स्तर पर थी। सौभाग्य से वह अपनी आस्तीन में कुछ तुरुप के पत्ते छिपा रहा था, नहीं तो उसे अवश्य ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वह डोमेन के मामले में उसकी मदद क्यों कर रही थी? आदर्श जल्द ही सवाल पर वापस आया। कहने की जरूरत नहीं कि महिला को उससे द्वेष होगा। उसके पास उसकी मदद करने का कोई कारण नहीं था। हालांकि इस वजह से आदर्श का उनके प्रति एक अलग दृष्टिकोण था। यदि वह किसी की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना किसी को पढ़ाने को तैयार हो तो वह वास्तव में एक महान शिक्षिका थी। उसके मार्गदर्शन के बिना आदर्श को पता ही नहीं चलता कि डोमेन क्या होता है। वह एक डोमेन को अवेक करने में पहला कदम उठाने का अवसर चूक गया होता। डोमेन के बारे में बोलते हुए आदर्श ने तुरंत नंदिनी के बारे में सोचा और उसके पास गया। नंदिनी को तब बुरा लगा जब उसने आदर्श को उसके पास आते देखा। सौभाग्य से आदर्श के पास अपनी सामान्य कष्टप्रद छेड़खानी करने के बजाय पूछने के लिए कुछ गंभीर प्रश्न थे। आदर्श ने नंदिनी को एक कोने में खींच लिया और उसकी आवाज़ धीमी कर दी। मुझे विश्वास है कि इस टीम में केवल आप ही डोमेन के साथ हैं। नंदिनी ने सिर हिलाया। यह तथ्य कि उसने अपने डोमेन को अवेक कर लिया था वास्तव में उनके देश में कोई रहस्य नहीं था। आइए एक रात के लिए एक छोटे से बाहर में जाए और घुटनों के बल बैठकर अतरंग बातें करें। मुझे लगता है कि मैंने द्वंद्व के दौरान सिर्फ एक डोमेन की जांच की है। आदर्श ने अपनी आंखें झपकाई, जैसे कि वह किसी गंभीर मामले पर चर्चा करने के बजाय कुछ गंदे विचार कर रहा था। चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं डोमेन के साथ पैदा हुई थी, नंदिनी ने शांति से उत्तर दिया। अस्वीकृति के बावजूद नंदिनी को आदर्श के सुधार के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ, खासकर जब उसने उसे बताया कि उसने डोमेन की जांच की थी। उन्होंने खुद को कैसे ट्रेन किया, यहाँ तक कि कुछ पुराने मैजिशियनों को भी किसी डोमेन की जांच करने में परेशानी होती थी। उन्हें आमतौर पर अपने डोमेन को अवेक करने के लिए सोल ग्रेड सीड्स की मदद की आवश्यकता होती है। आदर्श की कल्टीवेशन विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं थी। उसके पास केवल स्पिरिट ग्रेड सीड भी थे और उसके पास मौजूद एलिमेंटों की संख्या को देखते हुए उसे उन सभी को एक साथ सुधारने में परेशानी होगी। फिर भी उसके फायर एलिमेंट ने इतना उल्लेखनीय लेवल हासिल कर लिया था, इसका कोई मतलब ही नहीं था। आदर्श ने हार नहीं मानी। भले ही आप इसके साथ पैदा हुए हो, फिर भी आप एक या दो चीजें तो जानते ही होंगे, नंदिनी से पूछा आदर्श ने। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, नंदिनी ने कहा। तुम्हारे पास जरूर कुछ है, आदर्श ने कहा। आप अपने जापानी शिक्षक से पूछने का प्रयास कर सकते हैं, नंदिनी ने उत्तर दिया। ओह, ऐसा कुछ नहीं था। आदर्श की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल समुद्र में एक जानवर। अगला द्वंद्व रेणु और शकीना के बीच था। बिना किसी आश्चर्य के इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि एक मानसिक मैजिशियन आमने सामने के द्वंद्व में हार जाएगा। निरंतर मानसिक प्रभावों ने उसके प्रतिद्वंदी को एक भी मैजिक करने का कोई मौका नहीं दिया। आदर्श को पहले ही अनुभव हो चुका था कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में एक मानसिक मैजिशियन से लड़ना कितना बुरा था। अगर उसका फोकस नेकलेस नहीं होता तो उसे हिमांशी ने कुचल दिया होता। शकीना कमजोर नहीं थी, फिर भी रेणु के मानसिक एलिमेंट ने उसे एक बड़े फायदा दिलाया था। शकीना को जल्द ही अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा।
रेणु ने द्वंद्व के बाद अपनी गर्व भरी निगाहें उठाई और अपने प्रतिद्वंदी से कहा, राष्ट्रीय टीम के एक प्रतिनिधि और एक द्वारपाल के बीच यही अंतर है। हमें उन देशों के मानव के आधार पर आंकना मूर्खतापूर्ण है जो आपसे हार गए थे। उन्हें तीनों द्वंद्व जीते थे। उन्होंने खुद को निराश नहीं किया, यह देखते हुए कि शुरुआत में वे कितने आश्वस्त थे। जैसे ही द्वंद्व समाप्त हुआ, हर कोई आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। चीनी राष्ट्रीय टीम की ताकत ने वास्तव में वेस्ट गार्जियन टावर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। देर रात जापानी कमांडर हाथ में फोन पकड़कर धीरे धीरे बालकनी पर आगे पीछे चला। वह दूसरी ओर वाले व्यक्ति से सावधानी से बात कर रहा था। हमने टूर्नामेंट रिकॉर्ड कर दिया है। हम आज रात में एकत्र की गई जानकारी भेजेंगे। दुर्भाग्य से उन्होंने द्वंद्व युद्ध के लिए केवल 3 प्रतिनिधियों को भेजा। यदि हम अधिक जानकारी एकत्र कर सके तो यह हमारे लिए बहुत मददगार होगा, जापानी कमांडर ने फुसफुसाते हुए कहा। कमांडर, आपके वेस्ट गार्जियन टावर के छात्र काफी निराशाजनक है। मैंने पहले ही अपने अन्य अधीनस्थों से द्वंद्वों का विवरण जान लिया है। इससे पहले कि वे कोई उपयोगी जानकारी जुटा पाते, आपके छात्र द्वंद्व हार गए। दूसरी ओर से थोड़ी धुंधली आवाज ने कहा, ऐसी बात नहीं है। मेरा मानना है कि यदि आपने दूसरा द्वंद्व देखा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चीन का प्रतिनिधि चाहत के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वह काफी लंबे समय तक द्वंद्व में टिका रहा। उनका फायर एलिमेंट असाधारण है। पहले ही रिकॉर्डिंग देख चुका हूँ और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चीनी छात्र संभवतः एक समनर है जिसके पास एक दुर्लभ फायर एलिमेंट बीस्ट है। उनके अनोखे कॉन्ट्रैक्टर बीस्ट ने उन्हें फायर एलिमेंट की आश्चर्यजनक शक्ति प्रदान की है, कमांडर ने कहा। ओह, मैंने इसके बारे में कुछ सुना है। चलो इस पर बाद में चर्चा करते हैं। वह लानती माता अभी भी हमें नहीं बता रही कि, धुंधली आवाज में उस आदमी ने पूछा। ऐसा नहीं लगता, कमांडर ने उत्तर दिया। तब वह इस गार्जियन टावर में अधिक समय तक रहेगा। मैं यह देखना चाहूंगा कि क्या इस गार्जियन टावर में मिलने वाली सजा से भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। क्या होगा अगर वह अभी भी हमें बताने को तैयार नहीं है? क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि वह रहस्य बनाए रखने के लिए अपनी जान दे देगा? मुझे लगता है। ओह, तुम चाहत इस समय क्यों जाग रही हो? कमांडर ने अपने वाक्यों के बीच में ही जोर से कहा, जब उन्होंने अचानक चाहत का पता चला। चाहत बालकनी पर खड़ी थी। कमांडर ने पहले तो उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह शैडो से छिपी हुई थी। चाहत घूम गई। उसने अपनी कमर पर रिबन के साथ किमोनो पहना हुआ था। चांदनी के नीचे उसका उत्कृष्ट शरीर आकर्षक लग रहा था, भले ही वह अपनी कामुकता को छिपाने की कोशिश कर रही थी। अब तो बहुत देर हो गई है, आप फोन पर किससे बात कर रहे हैं? चाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसे एहसास हुआ कि कमांडर का फोन जल रहा था। ओह ओह, बस एक मूर्ख अधीनस्थ। मैं उसे उसकी किसी गलती के लिए डांट रहा हूँ। बेहतर होगा कि आप मुझे वो रिपोर्ट कल सुबह सौंप दे जो मुझे चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हें द्वीपों पर कुछ गार्ड ड्यूटी पर नियुक्त कर दूंगा, कमांडर ने फोन पर सख्त आवाज में कहा। टोक्यो में समुद्री युक्त क्षेत्र की दीवारों पर खड़े वृद्ध कमांडर के चेहरे पर तुरंत उदासी छा गई। फिर भी उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपनी आवाज धीमी की और कहा, ठीक है कमांडर, मैं रात भर में रिपोर्ट ठीक कर दूंगा। बस इतना ही। कमांडर ने अधीरता से फोन काट दिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ चाहत की ओर देखा। कमांडर की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। वह लंबा नहीं था, उसके चेहरे पर रेखाएं ढीली पड़ गई थी। जब भी वह मुस्कुराता था तो उसकी आंखें एक रेखा में मुड़ जाती थी जिससे उसके विचारों को देखना मुश्किल हो जाता था। सोने में परेशानी हो रही है? तुम मेरे कमरे में आकर कुछ पेय क्यों नहीं पीते? टोक्यो में एक पुराना दोस्त मेरे लिए कुछ अच्छी वाइन लेकर आया। मुझे पता है कि आप इसके प्रशंसक हैं। कमांडर चाहत के करीब गया और इशारे से आमंत्रित किया। मुझे थोड़ी नींद आ रही है, चाहत ने उबासी लेते हुए उत्तर दिया। ओह, फिर थोड़ा आराम करो, कमांडर ने शांति से स्वीकार किया। यह इस गार्जियन टावर के गार्डों के लिए अपनी शिफ्ट बदलने का समय है। क्या आपको वहां नहीं रहना चाहिए, कमांडर?
चाहत ने दूसरी तरफ पहाड़ पर नजर डालते हुए पूछा। कुछ प्राप्त करने के बाद मैं वहां पहुंचूंगा। ओ वैसे आपके भाई इवाता के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है। हमने उसे ढूंढने के लिए कई लोगों को भेजा है लेकिन हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, कमांडर ने कहा। चाहत चुपचाप वहीं खड़ी रही। कमांडर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब वह महिला के पास से गुजर रहा था तो उसने चाहत की पीठ पर तिरछी नजर से देखा और अपनी आंखों में एक बुरी चमक के साथ मुस्कुराया। कमांडर के चले जाने के बाद चाहत अपने स्थान पर खड़ी रही। उसने उस आदमी से सिर्फ इसलिए कहा कि वह थक गई ताकि वह उसे और परेशान ना करे। उसने अपनी निगाहें उठाई और जटिल भाव से दूसरे पहाड़ पर ईस्ट गार्डन टावर की ओर देखा। क्या तुम सचमुच वहां हो? उन्होंने तुम्हें बंद क्यों कर दिया? चाहत ने बड़बड़ाया। टावर की सबसे ऊपरी मंजिल से अचानक एक लाल चमक नीचे आई जिसके बाद अलार्म बजा जिससे रात का सन्नाटा टूट गया। चाहत तुरंत ऊपरी मंजिल पर कूद गई और गार्ड से पूछा, क्या हो रहा है? वेस्ट गार्डन टावर में सो रहे लोग अलार्म से तुरंत जाग गए। गार्ड सीढ़ियों और बालकनियों से ऊपर नीचे दौड़ते हुए अपने स्थान पर चले गए। वेस्ट गार्डन टावर बेसिक रूप से एक पहाड़ पर एक किला था। ओसाका की सीमा के बाहर पूर्व का समुद्र राक्षस प्राणियों का क्षेत्र माना जाता था। समुद्र में कुछ है? ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड ने उत्तर दिया। यह क्या है? क्या आपने इसे करीब से देखा? चाहत ने पूछा। यह पानी में है लेकिन मैंने नहीं देखा कि यह क्या था। पानी में मौजूद 100 से अधिक सेंसर नष्ट हो गए हैं, गार्ड ने कहा। 100 से अधिक? क्या डिमन प्राणियों का झुंड हम पर अटैक कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है केवल एक ही है। यह शब्द सुनते ही चाहत की आंखें तुरंत आश्चर्य और डर से फैल गई। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।